आज की वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट के। फिलहाल जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो चैप्टर नंबर 5 का है। क्वेश्चन रहेगा आपका स्टेट द प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। नाउ प्रोविजंस रिगार्डिंग डिपॉजिट ट्रस्टी देखने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज डिपॉजिट, राइट। डिपॉजिट काय असते? पब्लिक ने हमको पैसा दिया है, हम उनको सर्टिफिकेट देंगे। कितने महीने का होता है मैक्सिमम पब्लिक डिपॉजिट? इफ यू नो 6 महीने से लेके 36 महीने का, राइट। और डिपॉजिट जो कंपनी ने लिया है लोगों से वो कंपलसरी रिपेमेंट करना होता है। मतलब जो डिपॉजिटर है वो कंपनी के लिए क्या रहेगा? क्रेडिटर रहेगा, जिसका पैसा हमने लिया है और वो एज अ लाइबिलिटी हमको सामने वाले का कभी ना कभी रिपेमेंट करना है। और उसका मैक्सिमम पीरियड कितना है? 36 महीना, मिनिमम 6 महीना। Got it? सो कहने से पहला लाइन एकदम सिंपल बनेगा, डिपॉजिट एक इंपॉर्टेंट सोर्स है फाइनेंस कराने का। कब? जब कंपनी को कौन सा रिक्वायरमेंट होगा? शॉर्ट टर्म के लिए, राइट, ऑफ द कंपनी। सो डिपॉजिट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, पैसा जनरेट करने का, बट शॉर्ट टर्म के लिए। Got it? दूसरा, डिपॉजिटर क्या है कंपनी के लिए? क्रेडिटर है, उसका पैसा आज ना कल रिपेमेंट करना ही है। एंड ही शैल गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सीधी बात। पहले पॉइंट में हमने बोला डिपॉजिट शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए, जब कंपनी को पैसे का जरूरत है तब लेके आएंगे। देन डिपॉजिटर को हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर है, और उसको इन रिटर्न जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। यही चीज अगर हम शेयर्स के ऊपर बात करेंगे तो जो इन रिटर्न शेयर होल्डर को मिलता था वो क्या था? डिविडेंड था। सही बात। और इनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। डोंट कंफ्यूज। अभी समझो, क्रेडिटर लाइबिलिटी, जिसका पैसा हमको रिपेमेंट करना ही है, नहीं किया तो इसके लिए कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोविजन है। अगर आप सिक्योर डिपॉजिट बेच रहे हो, व्हाट इज सिक्योर डिपॉजिट? तुमसे हमने पैसा लिया, पब्लिक से कंपनी ने पैसा लिया, बट क्या गारंटी है कि ये पैसा कंपनी रिटर्न करेगा ही? इसके लिए कंपनी के असेट के ऊपर क्या क्रिएट किया जाता है? सिक्योरिटी। सीधी बात समझने का, कंपनी का असेट गिरवी रखा जाता है बैंक के पास, असेट के पेपर्स। कल को जाके अगर हमने आपका पैसा नहीं रिपे किया तो डिपॉजिटर के पास वो राइट है कि वो कंपनी का असेट क्या करो? बेच दो और तुम्हारा पैसा रिकवर करो। गॉट इट? इसके लिए कंपनीज एक्ट बोलता है कंपनी जो सिक्योर डिपॉजिट बेच रहा है, असेट गिरवी रखता है तुम्हारे पैसे के लिए, मस्ट अपॉइंट वन और मोर क्या? डिपॉजिट ट्रस्टी। डिपॉजिट ट्रस्टी एक बंदा है, राइट, उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। सर ये बंदा क्या करता है? डिपॉजिटर का पैसा अगर रिपेमेंट नहीं किया तो कंपनी के लिए, कंपनी के अगेंस्ट वो केस फाइल कर सकता है। वो ये देख सकता है कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा है का डिपॉजिटर का रिपेमेंट करने के लिए। वो ये देखता है कि डिपॉजिटर को टाइम टू टाइम कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है भी या नहीं। व्हाट इज? तो ये देखने के लिए अलग से एक जो बंदा होता है उसको क्या बोलते हैं माय डियर? डिपॉजिट ट्रस्टी। लेटर ऑन मैं आपके सामने सिर्फ क्या बोलूंगा? डीटी बोलूंगा। सो डीटी बोले तो डिपॉजिट ट्रस्टी। अभी ये देखते हैं ये बंदे का अपॉइंटमेंट जब आप करोगे तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन से, क्या प्रोविजन से, रूल्स क्या है जो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखे है। क्या रूल है? रूल नंबर 1 देखो, पब्लिक कंपनी इश्यूइंग सिक्योर डिपॉजिट मस्ट अपॉइंट डीटी। डीटी मतलब डेट टुगेदर, डिपॉजिट ट्रस्टी। तो जो भी पब्लिक कंपनी है जो क्या करता है माय डियर? सिक्योर डिपॉजिट इश्यू करता है, वो डीटी का अपॉइंटमेंट करेगा। दूसरी बात, डीटी विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। इंटरेस्ट म्हणजे कल्याण, इसका हित देखेगा कौन? डिपॉजिट ट्रस्टी। सो डिपॉजिट ट्रस्टी विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। कंपनी ने कोई गफला किया, डिफॉल्ट किया ये डिपॉजिटर का पैसा रिपे करने में, तो उसके हित के लिए काम करने वाला बंदा कौन है? डीटी, डिपॉजिट ट्रस्टी। आगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय कंपनी विथ डिपॉजिटर इज कॉल्ड एज ट्रस्ट डीड। कंपनी के बीच में और डिपॉजिट ट्रस्टी के बीच में
एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कंपनी के बीच में और डिपॉजिट ट्रस्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसको क्या बोलते हैं माय डियर? ट्रस्ट डीड। ये ट्रस्ट डीड में क्या लिखा रहेगा रे? तो कौन से केस में डिपॉजिटर के लिए अगर कोई घपला वगैरह हुआ तो कंप्लेंट वगैरह तो फाइल कर सकता है, इसका क्या क्या काम है, ये मीटिंग वगैरह कब बुला सकता है, ये सब कंडीशंस कहां पे लिखा रहेगा माय डियर? ट्रस्ट डीड में। गॉट इट? आगे ट्रस्ट डीड, हाँ ये देखो ये लिखा वापस, ट्रस्ट डीड कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो तुम दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट में, वो ट्रस्ट डीड में लिखा जाएगा। नेक्स्ट, डीटी ऑन इट्स ओन, मतलब डिपॉजिट ट्रस्टी खुद से और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ 10% डिपॉजिटर्स क्या कर सकता है? मीटिंग बुला सकता है। किसका? यही डिपॉजिटर्स का। सर मीटिंग बुलाने का क्यों नौबत आया? कुछ तो प्रॉब्लम हुआ रहेगा इसके लिए ना, तो डिपॉजिटर खुद से मीटिंग नहीं बुलाएंगे, उनके लिए काम करने वाला बंदा है ना। तो अगर 10% टोटल डिपॉजिटर्स ने अगर डिपॉजिट ट्रस्टी के पास जाके बोला कि बाबा मीटिंग बुला लो, हमारे साथ कोई तो दिक्कत हुआ है, हमारा पैसा कंपनी रिपेमेंट नहीं कर रहा है, तो मीटिंग बुलाया जा सकता है। अभी वापस से क्या प्रोविजन है? पहला प्रोविजन, डीटी का अपॉइंटमेंट कौन करता है? पब्लिक कंपनी जो क्या बेचता है? सिक्योर डिपॉजिट बेचता है। दूसरी बात, डीटी क्या करता है? इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर का प्रोटेक्ट करता है, मतलब इसी कल्याण के लिए काम करता है। दूसरी बात, कंपनी और डीटी के बीच में जो एग्रीमेंट इंटर हुआ है उसको क्या बोलते हैं? ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड में क्या लिखा जाएगा? टर्म्स एंड कंडीशंस। डीटी कब मीटिंग बुला सकता है? खुद से भी बुला सकता है, और 10% टोटल 10% डिपॉजिटर्स ने अगर डिमांड किया तो ये मीटिंग बुला सकता है। सीधी बात, नो बकवास, समझ लो। और एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे, वो चैप्टर नंबर 3 में से है और चांस से एग्जाम के लिए ये बन सकता है। ये सेम वे में आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, पॉसिबल है क्वेश्चन बन सकता है, इसके लिए मैंने ये फॉर्मेट में तुमको लिखा के दे दिया। अभी आगे का और एक क्वेश्चन जो हमको आज के सेशन में डिस्कस करना है वो भी देख लेना। इधर ही कितवीं में हो तुम? 12वीं में। कौन सा विषय है? एसपी। और अपना हैंड रिटन नोट्स किधर है? ये शायद चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा तुमको, 4 फीचर ऑफ शेयर्स, राइट। या अकाउंट्स में भी आपको कॉन्सेप्ट सीखने मिलता है 4 फीचर ऑफ शेयर्स करके। चलिए दिस इज बहुत आगे। यस माय डियर, फोकस बनाए रखो, कंसंट्रेशन बनाए रखो। ये भी क्वेश्चन यूं ही डिस्कस हो जाएगा। सारी उम्र में जोकर जब यार तेरे पीछे के जिंदगी सर्कस हो गई। यस, गॉट इट। चलिए, दिस इज आवर हैंड रिटन नोट्स। इफ यू वांट टू मेक इट अवेलेबल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा कांटेक्ट करने का, हमसे संपर्क करने का। यू कैन मेक इट अवेलेबल फॉर यू। गो ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, ऑल्सो गो ऑन आवर व्हाट्सएप चैनल, वहां पे आपको बहुत सारे नोट्स भी मिल सकते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं 4 फीचर ऑफ शेयर। सर व्हाट इज मीनिंग बाय 4 फीचर ऑफ शेयर्स? शेयर्स को कैंसिल करना, जब्त करना, छीन लेना तुमसे। सर क्यों छीन रहे हो? बता देता हूं। देखिए, हम शेयर्स आपसे छीन लेंगे अगर आपने हमारा पैसा दिया नहीं तो, ठीक है। देखो, अगर हमारे शेयर का वैल्यू था ₹10 और देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे कॉल करने होते हैं शेयर होल्डर्स को, भाई लाओ पैसा लाओ। शुरुआत के 3 कॉल का पैसा इसने दे दिया। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लास्ट कॉल पे ₹4 देना था भाई, ये नहीं दिया, तो हम एक बार उसको फॉलो किए, 2 बार फॉलो किए, भाई पैसा दे दे, पर इसने दिया नहीं। अभी क्या करेंगे? हम शेयर जब्त कर लेंगे। कितने रुपए का शेयर? ₹10 का शेयर था ना, वो पूरा शेयर हम लोग क्या करेंगे?
जब्त करेंगे। सर उसने कितना पैसा नहीं दिया इसके लिए हमने जब्त किया शेयर, ये 4 रुपया नहीं दिया, ये 4 फिक्स नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, एक हाथ कॉल का अमाउंट उसने नहीं दिया तो जब्त कर लिया हमने, छीन लिए उससे शेयर्स। देखो क्या लिखा, एकदम सिंपल। इफ द शेयर होल्डर फेल्स टू पे कॉल, ये कॉल लास्ट कॉल था ना, ये इसका पैसा दिया कि नहीं दिया, फेल, नहीं दिया, राइट। विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, मतलब एक टाइम लिमिट होता है, वो टाइम लिमिट में आपको पेमेंट करना है, उसने किया नहीं, आगे। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन फॉरफिट द शेयर्स। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ राइट टू फॉरफिट द शेयर्स ऑफ द शेयर होल्डर। किसके पास अधिकार है शेयर्स छीनने का, किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, सीधी बात। इसका ये अर्थ उन्होंने दिया, टेक अवे, ले रहे वापस, बराबर। ओनरशिप ऑफ मेंबर, दिस इज कॉल्ड एज फॉरफिचर ऑफ शेयर। तू मालिक था शेयर का, अब नहीं, क्यों, तू पैसा नहीं दे रहा है ना, तो मैंने तेरा मेंबरशिप क्या किया, टेक अवे, छीन लिया। समझा मीनिंग, वापस से एक बार देखिए। इफ द शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल मनी ऑन शेयर्स विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या है, पावर है टू फॉरफिट द शेयर्स। फॉरफिट मतलब क्या होता है, टेक अवे द ओनरशिप ऑफ शेयर्स। तेरा मेंबरशिप हमने छीन लिया, ठीक है। आगे, सर तेरा ये शेयर हमने छीन लिया, तूने 3 रुपया नहीं दिया तो मैं छीन के मेरे पास ही रखूंगा का, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, यही शेयर किसी और को बेचूंगा। तो देखो वहां पे क्या लिखा है, अ कंपनी कैन री इश्यू फॉरफिटेड शेयर्स। कंपनी क्या करता है नॉर्मली, फॉरफिटेड शेयर्स को किसी और को बेच देता है। तूने पैसा नहीं दिया, छीन लूंगा, किसी और को बेचूंगा। और ये दोनों का ट्रीटमेंट हमने अकाउंट्स में देखा है, फॉरफिचर री इश्यू, आठवतंय का काय? प्रॅक्टिस करो, मजाक नाही करो मेरे साथ। चलो पुढे बघा, आता इफेक्ट ऑफ फॉरफिचर। अगर हमने तेरे शेयर्स क्या कर दिए, फॉरफिट किए, वापस फॉरफिट म्हणजे काय करणं, शेयर्स जब्त करणं, छीन लिया, तो उसका क्या इफेक्ट होता है, पहला इफेक्ट, अगर शेयर छीन लिया, सीजेशन ऑफ मेंबरशिप, तू मेरा मेंबर रहेगा कि नहीं रहेगा, सीज मतलब स्टॉप, अभी तू मेरा मेंबर नहीं रहेगा, सीजेशन ऑफ मेंबरशिप, सीधी देखो क्या लिखा है, ऑन फॉरफिचर शेयर होल्डर सीज टू बिकम ए मेंबर, सीज स्टॉप, तो आता मेंबर नहीं है। अब कंपनी, हिज नेम इज रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर से तेरा नाम क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। शेयर छीन लिया ना, अभी तू मेरा मेंबर नहीं है, जब तू शेयर खरीदता है तू कंपनी का मेंबर बनता है, बराबर। अब तेरे मैंने शेयर्स छीन लिए, अब तू मेंबर नहीं रहा, समझ लगा। चला पुढे चले, तेरे संग यारा, लायबिलिटी ऑफ मेंबर। बघ रे, जोपर्यंत पैसे देत नाही ना तोपर्यंत तुझीच जबाबदारी आहे ते पे करायची। मैंने शेयर छीन लिए, ठीक है, मैं जब तक वो शेयर किसी और को बेचता नहीं ना, फिर भी मतलब जब तक बेचा नहीं तब तक तेरे पास चांस है, तू क्या कर सकता है, अमाउंट रिटर्न कर सकता है, जो भी बाकी ना 3-4 रुपया तू दे सकता है, तब तक तेरा ही जिम्मेदारी है, जब तक वो शेयर में किसी और को बेचता नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, लायबिलिटी ऑफ मेंबर, तुझीच जबाबदारी, लायबिलिटी जिम्मेदारी। देखो, अ मेंबर इज लायबल फॉर अनपेड कॉल। अनपेड कॉल म्हणजे किती रुपयाचा कॉल रे, तो 4 रुपयाचा, त्यासाठी तुझीच लायबिलिटी आहे, बघ काय लिहिलं, इवन आफ्टर फॉरफिचर ऑफ शेयर, शेयर छीन लिए फिर भी तेरा ही जिम्मेदारी है वो अनपेड कॉल पे करने का। सर किसी को रीइश्यू कर दिया तो नहीं, हा मग पुढे लिहिलंय बघा, द लायबिलिटी सीजेस ओनली आफ्टर कंपनी रीइश्यू द शेयर्स। तुझी जबाबदारी सीज होईल, स्टॉप होईल, संपेल अगर वही शेयर्स हमने क्या कर दिए, किसी और को बेच दिए। समजलं, पहिल्या पॉइंट मध्ये म्हणलं तू मेरा मेंबर नहीं रहेगा, दूसरे पॉइंट में हमने बोला कि बाबा तेरा ही जिम्मेदारी है वो 4 रुपया पे करने का, जब तक ये शेयर्स हम किसी और को नहीं बेचते। पुढे बघा, लास्ट, अभी लास्ट, चलिए, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन समजतं, आपण डिझोल्युशन टॉपिक शिकतोय आता। व्हाट इज लिक्विडेशन, कंपनी क्या करे अपन, बंद करे। तो लिक्विडेशन पे क्या इफेक्ट होता है समझो, लिक्विडेशन पे उन्होंने सेम ही लिखा है, तेरा ही जिम्मेदारी पैसा देने का, कंपनी बंद हो रहा है,
तर मेंबरची जबाबदारी आहे तू पैसे दे. कब तक आधी सांगितलं, कधीपर्यंत, जोपर्यंत ते शेअर्स आपण कोणाला विकत नाही. जब तक हम वो शेयर्स किसी और को बेचते नहीं, कंपनी बंद होगा ना, तब कंपनी क्या देखेगा रे, किससे मेरे को पैसा आने वाला था. हाँ बाबा, XYZ एक शेयर होल्डर था, उससे कितना रुपया आने वाला था, 4 रुपया. तो वो 4 रुपये मंगाओ. सर बताओ कब तक मंगाने का ये 4 रुपया, जब तक ये शेयर्स किसी और को बेचा नहीं. बरोबर ना. तर बघा काय लिहिलंय, लास्ट पॉइंट है. बघ, इफ अ कंपनी गोज फॉर लिक्विडेशन, मतलब कंपनी बंद हो रहा है, विद इन 1 ईयर, 1 साल में, ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, शेयर जब्त कर लिए और अगले 1 साल में कंपनी बंद होने वाला है. ये छीन लिया ना, 4 रुपया तूने नहीं दिया और अगले 1 साल में कंपनी बंद होने वाला है, तो क्या, द मेंबर whose shares have been forfeited is liable to pay the calls as a past member. मग तुझी जबाबदारी काय बाबा, तू मागे कंपनीचा काय होतास, मेंबर होतास, मग काय कर, तू पैसे दे. एक कब तक मांगेगा मैं ये पैसा, जब तक मैंने शेयर्स किसी और को बेचा नहीं है. तो 3 पॉइंट है. पहले पॉइंट में हमने बोला कि तू मेरा मेंबर नहीं रहेगा. दूसरे पॉइंट में हमने बोला तेरा ही जिम्मेदारी है वो पैसा पे करने का. कब तक, जब तक मैं शेयर किसी और को नहीं बेचूंगा. आज मैंने तेरे शेयर्स छीन लिए, अगले 1 साल में कंपनी बंद हो गया, लिक्विडेट हो गया, फिर भी किसका जिम्मेदारी वो पैसा जमा करने का, तेरा ही. ये भी कब तक, अगर कंपनी ने ये शेयर्स किसी और को बेचे नहीं. सो दिस इज कॉल्ड एज forfeiture ऑफ शेयर्स, एंड दिस 3 आर द इफेक्ट्स ऑन द forfeiture ऑफ शेयर. फोरफीचर, शेयर्स जब्त करना. क्यों जब्त करे, तुमने कॉल का मनी पे नहीं किया, यही फोरफिटेड शेयर्स हम किसी और को बेच सकते हैं. 3 इफेक्ट है. पहला इफेक्ट सीजेशन ऑफ मेंबरशिप, तू मेरा मेंबर नहीं रहेगा. दूसरा लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, जिम्मेदारी मेंबर का ही वो पैसा पे करने का. लास्ट लिक्विडेशन पे ही तू मेरे को पैसा पे करेगा. कब तक, जब तक ये शेयर किसी और को बेचे नहीं. समझ लो. यस. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस 2 क्वेश्चंस. I have tried my best to explain you in a simple manner. ये नोट्स पढ़ने के लिए सिंपल गिरता है. If you compare it with your textbook, this will be a very simple. डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आपके लिए खुला, वहां पे टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का और कोई इंपॉर्टेंट लिंक्स हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंस ऑफ एसपी ओसीएम इकोनॉमिक्स वीडियोस अपलोड किए. डू चेक एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए जय हिंद.